हेलो एंड वेलकम टू ज़रा हट के। मुबश्शिर ज़ैदी, ज़रार खोड़ो और वसअतुल्लाह खान का सलाम कबूल कीजिए। हुकूमत ने बहरहाल वो कड़वी गोली निगल ही ली जो IMF की सबसे बड़ी शर्त में से थी, यानी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाना। और आज उन्होंने इस बात का ऐलान किया है वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ताह इस्माइल ने कि 30 रुपये लीटर जो है वो पेट्रोल, डीज़ल, मट्टी का तेल सब पर एक फ़्लैट जो है वो इंक्रीज़ हो रही है। और इसके बाद जो पेट्रोल है, पेट्रोल पे टोटल जो सब्सिडी थी वो 47 रुपये थी, 30 रुपये उसमें से कट गए तो अब 17 रुपये रह गए। जबकि डीज़ल में जो थी सब्सिडी वो बहुत ज़्यादा थी, वो 86 रुपीज़ थी, 30 निकालें तो 56 रुपीज़ अभी भी डीज़ल पर सब्सिडी है। वजह यह है कि बैनुल अक़वामी जो मार्केट है वहाँ पर जो तेल की कीमत है वो मुसलसल बढ़ रही है। अगर आप देखना चाहते हैं तो $115 से ऊपर है इस वक्त बैनुल अक़वामी मंडी में जो प्राइस है। खान साहब पिछली हुकूमत में फरवरी के आखिर में जून तक इन कीमतों को मुंजमद कर गए थे और ये वो लैंड माइन थी, बारूदी सुरंग थी जिसका इस हुकूमत को सामना था। बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं कि शायद अगर आते ही ये कड़वी गोली निगल ली जाती तो आज IMF का जो प्रोग्राम है वो भी हमारे पास होता और साथ ही साथ डॉलर की कीमत जो है वो इस बुरी तरीके से ना गिरती जो गैर यकीनी की सूरत हाल में हमारे स्टॉक मार्केट के साथ या डॉलर आते हुए हो नहीं सकता था। हाँ। इसलिए कि खान साहब जो हैं गर्दन पे फूंके मार रहे थे। और अगर जस्ट इमेजिन के आते ही अप्रैल में अगर 30 रुपये बढ़ा देते तो अब तक जो है लावा और पक चुका होता और उसका रिज़ल्ट जो है वो आपके सामने होता। लेकिन आपने जो बारूदी सुरंग की बात की है, फैक्ट्स भी यही बताते हैं कि ये बारूदी सुरंग थी। जी बिल्कुल। मसलन पिछले माली साल में जो टोटल सब्सिडी थी वो थी 209 अरब रुपए और ये जो करंट माली साल है जो खान साहब की हुकूमत का आखिरी साल साबित हुआ, इसमें 209 अरब से बढ़ा के सब्सिडी 682 अरब रुपए की गई। अच्छा, कौन से थे इसमें सेक्टर्स? कंस्ट्रक्शन का सेक्टर था, ट्रांसपोर्ट का सेक्टर था, फर्टिलाइज़र था, बिजली, गैस, खुराक, तेल वगैरह। अब ओवरऑल सब्सिडीज की बात। लेकिन आउट ऑफ 682 बिलियन की जो सब्सिडी है उसमें जो सबसे ज़्यादा गई है वो एनर्जी सेक्टर को गई है, 596 अरब रुपए बिजली की कंपनियों को और वो जो रिवॉल्विंग जो पेमेंट वगैरह होती है उसको गई है। इसके इंडस्ट्री को LNG की सस्ते दामों फराहमी पे 10 अरब रुपए की सब्सिडी गई है। PSO के वाजिबात के लिए 10 अरब रुपए की गई है। तो डीज़ल और पेट्रोल की सब्सिडी का तो आपने बता ही दिया है। अच्छा, कीमत बढ़ने के बावजूद अब भी 56 रुपए फी लीटर का डीजल पे नुकसान हो रहा है। लेकिन अगर हम पेट्रोल अगर हम कंपेयर करें श्रीलंका से, तो अभी थोड़ी देर पहले हम रेट्स चेक कर रहे थे। श्रीलंका में इस वक्त पेट्रोल जो है वो 420 रुपये लीटर और डीजल 400 रुपये लीटर। इसका अगर पाकिस्तानी रुपए में ट्रांसलेट किया जाए तो आज पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत हुई 180 रुपये लीटर, जबकि श्रीलंका में इस वक्त 236 पाकिस्तानी रुपए के बराबर है। चलिए, बट श्रीलंका तो डिफॉल्ट कर और ये 200 तक जाएगा पाकिस्तान में। बिल्कुल, क्योंकि ये फर्स्ट फेज ऑफ सब्सिडी रिमूवल है ना, फर्स्ट फेज ऑफ सब्सिडी रिमूवल है। ये मुमकिन उसी वक्त होता है जब आपके पास पॉलिटिकल ब्रीदिंग स्पेस हो, जो अब शायद नजर आ रही वाज़ेह है कि इनको मिल गई है, या कम से कम ये समझते हैं कि इनको मिल गई है। एक और जो बात हो रही थी आपको याद है, मैं ख्याल शायद खाकान अब्बासी कह रहे थे कि जी अगर वो हमें इस डिसीजन में बैक करेंगे, शायद खाकान अब्बासी ने ये बात की थी। हाँ, तो फिर हम ये ले सकते हैं। तो बज़ाहिर और बार बार मैं यही कहूँगा क्योंकि ये अभी की बात कर रहा हूँ, 1 घंटे बाद क्या होता है अल्लाह ही जानता है। लग रहा है कि वो इतनी कॉन्फिडेंस उनमें आ गई है कि वो इस तरह के इकदाम ले सकते हैं जो आप दुरुस्त फरमा रहे थे। पहले लेते ना तो फिर और गड़बड़ हो जाए। ये इसके बाद जो फिर तो मैं भी उनके खिलाफ नारे लगा। हाँ, कि ये क्या है। जो शैडो फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो
इसाक डार साहब, वो बड़े गुस्से में हैं। हाँ बिल्कुल, उन्होंने भी एक जो एक अच्छी बात है, इंटरव्यू भी दिया है कि हाँ। ये क्या कर दिया तुम लोगों ने। अभी अच्छा, हाँ अभी 10 बजे गरीदा फारूकी के शो के अंदर। वैसे जनरल रूल ऑफ थंब है कि अगर इसाक डार समझता है कि ये अच्छा इकोनॉमिक डिसीजन नहीं है, इसका मतलब है कि ये अच्छा है, इकोनॉमिक ये अच्छा है। रूल ऑफ थंब है ये, और ये 90% आई थिंक सक्सेस रेट है इस रूल ऑफ थंब की। तो बहरहाल ये कड़वी गोली अब पीटीआई वाले जो है ना, क्योंकि आपको पता है कि इस तरह की जो कीमत की का बढ़ावा है वो हमने माजी में नहीं देखा। मतलब 30 रुपये बहुत बड़ा 10 रुपये 12 रुपये इस तरह बढ़ता था, तो 30 रुपये बहुत बड़ा इजाफा है। और जब 10 रुपये हो रहा था ये पिछली हुकूमत में, तो ये लोग महंगाई मार्च कर रहे थे। एक टर्म जो कॉइन हुई पेट्रोल बम, हाँ है ना, याद है वो पिछले चंद सालों में हमने देखा कि वो, तो मैं 10-15 सालों से मैं वही कह रहा हूँ ना, तो वो टर्म कॉइन हुई और हर जो अपोजिशन है वो उसको इस्तेमाल करती है। इस्तेमाल तो होगा। अपोजिशन के लिए ये नुकसानदेह होता है महंगाई, ठीक है, और जब आप पावर में आ जाती है अपोजिशन तो फायदे में होता है, जो भी सूरत नहीं, I think उल्टा कह रहे हैं। हाँ, तो सारा निज़ाम ही उल्टा चल रहा है। तो मैं अगर उल्टी बात कर रहा हूँ तो उसमें क्या मसला है। अच्छा, दूसरी बात ये कि बहुत ही कंफ्यूजिंग सिग्नल आ रहे हैं। मसलन कल तक खबर आ रही थी कि जी IMF ने जवाब दे दिया कि जी आप दौड़ जाएं, जो हमसे तय हुआ था, तरीन साहब ने तय किया था, जब तक वो आप टिकट हम नहीं कर देते, हम आपको पैसे नहीं दे सकते। ये भी वापस आ गए। फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि आज इन्होंने ये ऐलान कर दिया। तो क्या IMF एग्री कर गया है? IMF में उसमें लिखा हुआ है। आई डोंट थिंक इसमें कंफ्यूजन है। उसमें लिखा हुआ है $1 बिलियन थमा रहा है अगले 2-3 दिन में या नहीं? अब वो आई डोंट नो, बिफोर द बजट शायद करें। बजट में वो चीज़ इनकॉर्पोरेट होगी। IMF की जो प्रेस रिलीज आई थी उसमें कैटेगोरिकली कहा हुआ था कि आपको ये जो फ्यूल पर और पावर पर सब्सिडीज़ हैं उनको वापस लेना होगा, अगर प्रोग्राम आपने रिन्यू रखना है या प्रोग्राम चलाना है। अभी मैं सुन रहा था, मैं नहीं, लेकिन आखिर तक रेजिस्ट करते रहे ना कि हम ये गंद नहीं उठा सकते, हम ये बार नहीं उठा सकते, हम जा रहे हैं। सर वो खान साहब के धरने तक तो उठा लिया। अगेन वो भी बड़ा क्लियर है ना कि आप जो बात कर रहे थे उसी को अगर आप थोड़ा सा आगे ले जाएं। मैं इसलिए ये बात आगे इसलिए ले जाना चाह रहा हूँ कि आज नेशनल असेंबली में जो हुआ कि अफरा तफरी में जल्दी, हालांकि इन्होंने वादा किया था कि जी इलेक्टोरल रिफॉर्म बिल भी लाएंगे और नैब वाला बिल भी लाएंगे, हो गया ना। एक ही दिन में उन्होंने पास कर लिया। और इतनी जल्दी है कि कल वो स्टैंडिंग कमेटी के रास्ते के बगैर डायरेक्ट उसे सेनेट में भेजना है और सेनेट से भी मंजूर हो जाएगा। तो इससे ये सिग्नल भी मिल रहा था कि ये अगले 6-7-8 दिन में बोरिया बिस्तर गोल करके जो है निगरान हुकूमत बना के जो है चले जाएंगे। लेकिन आज जो पेट्रोल की कीमत बढ़ाई है उससे डिफरेंट सिग्नल मिल रहा है कि नहीं साहब ये तो रहने के लिए है। और कल क्या तो ये चक्कर क्या है यार? देखो आई मीन अगेन, अब मेरा ख्याल है कि अगेन ये सारी ना कंपीटिंग व्यूज सामने थे, ठीक है। एक जो कैंप था जिसमें मरियम नवाज शरीफ थी बिफोर येस्टरडे कि जी ये हमने ढेर नहीं उठाना, परसों तो वही डिफेंड कर रही थी कि नहीं जी 1.5 साल रहेंगे। वही अब कल डिफेंड कर रही थी, परसों उनका मौका अलग था, कल का मौका अलग था। तो अब आई थिंक देखिए इसमें डिसाइडिंग फैक्टर क्या ही ना, ये रह रहे नहीं रह रहे। सर मैं बोलने तो देना यार। सर अगर इतना पता होता ना तो हम लोग टंकी फुल करवा चुके होते। मैं समझा आप कहने वाले इतना पता होता तो हम लोग नजम सेठ ही होते। मैं समझा आप ये कह, या तो मैंने जुए में लंबा कमा लिया होता। एनीवे पॉइंट इज कि वो एक अलग बात है, नहीं कमाया। आई थिंक जो डिसाइडिंग फैक्टर शायद ये था, ये जो इन्होंने मार्च के साथ किया है, ठीक है। एंड अगेन जो टैक्टिक्स इन्होंने इस्तेमाल किए हैं वो इंतहाई काबिल मजम्मत है। आपने टीयर गैसिंग की है, बादल हैं टीयर गैस, शेलिंग जिस तरह से हुई है, फैमिलीज गैदर्ड हैं लिबर्टी में, ठीक है। नुमाइश में भी आपने देखा है कि मतलब एरियल फायरिंग भी हो रही थी, कुछ स्ट्रेट फायर की वीडियोस मैंने भी देखी। दिस वाज अनएक्सेप्टेबल बट अनफॉर्चुनेटली इट सीम्स टू हैव वर्कड। देखो ये भी आप चेक करें, सही है कि एंड में इमरान खान साहब आके सेंटोरस पर, ठीक है, बाकी लोग डी चौक में गैदर्ड हैं, वो कहते हैं कि जी हम वापस आ रहे हैं और 6 दिन की मुद्दत दी है। ये मुझे तो एक निरी फेस सेविंग ही लगती है ना सर, और क्या लगती है? क्योंकि देखिए वो क्या करने आए थे, वो आए थे डी चौक पहुंचने, वहाँ नहीं पहुंच सके, वो आए थे धरना देने, वो नहीं हो सका, वो आए थे इलेक्शन की डेट लेने, वो नहीं हो सके, ड्यू टू द फुल फोर्स ऑफ स्टेट मशीनरी। यस, ये भी आप
क्लियर रखें यू नो। आई मीन हम आइडियलिस्टिकली बात करते हैं ना कि यार ऐसा अब नहीं ये करते। डी चौक फौज के हवाले कर नहीं, दूसरा ये कि ये कह देना कि वो इतने बंदे नहीं ला सके, तो जिस तरह से आपने बंद किए थे सारे रास्ते उसमें तो फिर उसमें जाहिर है ऐसे नहीं। अगर आप समझते हैं कि उनके पास बंदे नहीं, खोल देते सारा। देखो अब ये भी है ना एक लॉजिक। देखो सबसे पहले हरावल दस्ता पहुंचता है किसी भी महाज पे और वो कोई 4-5 हज़ार ट्रेन कमांडोज होते हैं, उसके बाद बाकायदा जो है वो दस्ते आने शुरू होते हैं। तो उस लिहाज से उतनी मैन पावर थी कि वो उस जगह को होल्ड कर सकते थे डी चौक। लेकिन अगेन देखिए एक चीज़ ये भी है, और मुझे पता है कि ये बात करने पर ही 1000 गालियाँ पड़ती हैं आजकल, आपको पड़ रही हैं दूसरी साइड से, कोई बात नहीं, मैंने कहा कि थोड़ा सा हिस्सा मैं ले लेता हूँ। वो ये है कि अकॉर्डिंग टू मेनी रिपोर्ट्स, ठीक है, जो मैं उन सहाफ़ियों की बात कर रहा हूँ जो इनके साथ ट्रैवल कर रहे थे, ठीक है। जैसे कल भी जो हमने बीप लिया था वो बंदा कह रहे थे कि जी गाड़ियाँ बहुत हैं लेकिन कुछ गाड़ियाँ हैं जिसमें सिर्फ 1-2 बंदे हैं, बिल्कुल ठीक है। अनस मलिक रिपोर्टर हैं, उन्होंने पूरा ट्रैवल किया, तो उन्होंने उसके ऊपर काफ़ी तफसीली थ्रेड किया था। मैं थोड़े से उसके 1-2 पॉइंट्स बता देता हूँ। वो कहते हैं कि जी टर्न आउट जो पेशावर था ना, पेशावर से वो इतना नहीं था, ठीक है, एक्सेप्ट के शेर अरबाब, तैमूर झगड़ा, और फिर बाद में जब ये वली इंटरचेंज तक पहुंचे तो आतिफ खान वो लोग लाए, और वो जो लोग लाए थे वो एनफोर्समेंट थी, हार्डकोर लोग थे, मतलब यू नो। और आपने ये देखा है, इसकी आपने सबूत आपके पास है कि हाथों से धक्के देके कंटेनर हटा रहे हैं, शीशे हैं, जो तक पुल है, जो भी है, पीटीआई का वर्कर जाम भी हुआ है, बिल्कुल ऊपर से गिरा वो। तो ये दिस इज द लेवल ऑफ डेडिकेशन। लेकिन वो नहीं थे, इतना क्राउड नहीं था जितना ये चाह रहे थे। अब माना कि इन्होंने कहा कि 20-30 लाख, वो तो कहने वाली बात है, यार मिलियन मार्च में भी तो 2000 लोग ही होते हैं ना। लेकिन फिर जब इस्लामाबाद पहुंचे वहां पर क्राउड आया था, लेकिन फिर वहां पर आपके पास पूरी स्टेट मशीनरी आपके सामने थी। सो अगेन आई मीन वही बात ना कि बंदे नहीं थे, हमने तो ज्यादा बंदे सोचे थे। अब आप दोनों हाथ पीछे बांध के बंदे को कहें कि यार तुम पंच क्यों नहीं मार रहे, तो दोनों हाथ बिल्कुल नहीं पीछे बांधे गए थे। स्टेट मशीनरी जो इस्तेमाल हुई है वो उस वक्त इस्तेमाल हुई है जब इन्हें H9 वाले एरिया में रहना था और ये डी चौक का इन्होंने ऐलान कर दिया था, उसके बाद एक्टिवेट हुई है। पंजाब में क्या हुआ था? अगर H9 तक आते और स्टेट मशीनरी इस्तेमाल होती थी तो उनको ब्लेम किया जा सकता है हुकूमत को कि तुमसे ज्यादा जालिम कोई नहीं। लिबर्टी चौक में भी तो आपने टियर गैसिंग की है, नुमाइश में भी बिल्कुल। और जिस तरह की कल टियर गैसिंग सुबह तक होती रही है वहाँ, वो आपने देखा है? नहीं, बिल्कुल देखा है। हाँ, बिल्कुल वैसे जब वो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज नहीं आए थे प्रोटेस्ट करने, उस वक्त भी बादल थे, वो भी एक्सपायर्ड थे। लेकिन चलें, याद माजी, चलिए एक वक्फा लेते हैं और फिर ये अंदाज़ा लगाने की कोशिश करते हैं कि डी चौक पे बड़ी बातें हो रही हैं कि वहाँ क्या क्या टूटा, क्या क्या सरकारी कुछ हुआ या नहीं कुछ हो रहा है। तो हमारे साथ होंगे डॉन के सहाफ़ी वक्फे के बाद। वेलकम बैक। और ये जो धरना जलसा आया आज सुबह तक इस्लामाबाद में रहा। सेंटोरस के सामने खान साहब ने खिताब भी किया डी चौक में। उससे पहले जो है ख़ासी आंसू गैस शेलिंग हुई, दरख्तों को आग लगाई गई। कुछ रिपोर्ट्स हैं कि मेट्रो स्टेशन को भी आग लगी क्योंकि FIR पथरा हुआ। हाँ, एक निजी जियो चैनल पे भी पथरा हुआ। तो वो जो है दुनिया के साथ भी कुछ हुआ था। एनीवे खैर एनीवे तो क्योंकि FIR में लिखा हुआ है कि मेट्रो स्टेशन को भी जलाया गया, दरख्त भी जलाया गया, सरकारी अमलाक को भी नुकसान पहुंचा। तो और इसी बिना पर जो PTI की लीडरशिप है बशमूल इमरान खान, उनके ख़िलाफ़ मुकदमात भी दहशतगर्दी एक्ट के तहत दर्ज कर लिए गए हैं। हमारे साथ क्राइम रिपोर्टर हैं डॉन के मुनव्वर अजीम। मुनव्वर, ये जो FIR हैं हमेशा हर इस तरह के जलसे के बाद या मुजाहिरे के बाद ऐसी कमोबेश FIR होती हैं, ये इसमें जो है सरकारी अमलाक और क्या क्या नुकसान पहुंचा, तो वो आप क्योंकि ग्राउंड पे भी गए, मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए क्या क्या नुकसान हुआ है। सर, जो हम ग्राउंड पे जाके हमने देखा है तो जो मेन बैटल फील्ड थी वो जिना एवेन्यू थी, इस्लामाबाद का किस्सा जो जाता है टूवर्ड्स डी चौक। वहाँ पे सर जो हमने देखा है तो सर वहाँ पे ज़्यादातर दरख्तों को आग लगी हुई थी, और दरख्तों को भी आग इससे लगाई गई थी कि वहाँ पे बहुत मैसिव शेलिंग की गई थी उनको। तो आग लगा के जो इम्पैक्ट होता है स्मोक और गैस का, उसको ना रिड्यूस कम किया जाता है। उसके ऊपर सर जो कल हुआ है जिना एवेन्यू पे जो भी, उसके ऊपर कोई 2 FIRs हुई हैं। एक FIR बड़ी इंटरेस्टिंग है, इसमें
लिखा हुआ है कि जनाब के जिन्ना एवेन्यू पर जो चौक के पास मेट्रो स्टेशन को आग लगा दी और दरख्तों को भी आग लगाई। ये एफ आई आर कोहसार थाने में हुई है। कोहसार थाने की हदूद में सर टोटल 3 मेट्रो स्टेशन है, एक स्टॉक एक्सचेंज का, एक 7th एवेन्यू का, एक शहीद मिलत है। जियो चौक के सामने सर 7 जो है वो शहीद मिलत लगता है कोहसार की हदूद में, और एक परेड ग्राउंड का स्टेशन आता है वो सेक्रेटेरिएट की हदूद में आता है। और ये दोनों के अलावा जो मैंने बाकी 2 नाम और लिए हैं वो दोनों बिल्कुल सही थे। और वहाँ पे जो हमारी अमले से बात हुई है तो वो कह रहे हैं कोई ऐसी कोई जलाओ की और कोई जलाया नहीं गया स्टेशन, और ना ही कोई असरात नज़र आए थे जलने के। हाँ अलबत्ता दरख्तों को ज़रूर आग लगी हुई थी और वो नज़र आ रहे थे जले हुए दरख्त। और फिर उन्होंने लगाया कि पुलिस से रेजिस्टेंस की है, एक पुलिस बस को तोड़ फोड़ की है, एक APC को पे तोड़ फोड़ की है, एक FIR ये आग ही लगे सर तोड़ फोड़ की है, शीशे वगैरह तोड़ दिए। तो मेट्रो स्टेशन नहीं जला, मेट्रो स्टेशन तो नहीं जला ना सर मैं अपनी आंखों से आज शाम को देख के मुझे कोई मेट्रो स्टेशन जो कोसार की हदूद में वो कोई जला हुआ नजर नहीं आया सर मुझे। अच्छा सर एक सवाल और जो मेरा उनके अमले से बात हुई जी अपने अमले से भी बात की वो भी ये कह रहे हैं। एक सवाल ये है सर कि कुछ जाहिर है कि फुटेज है जो थोड़े से दूर से ली गई है, और जो कुछ सहाफ़ी हज़रात हैं, आप तो वहाँ पर गए हैं खुद, वो शायद रात को दूर से वो मनाज़र देख रहे थे, तो कह रहे थे कि कुछ लग रहा था कि वहाँ पर कुछ आग है। तो क्या पॉसिबिलिटी है, क्या थी? आई मीन आप जाहिर आप कंफर्म दरख्त गिरा है, आप कंफर्म करें कि वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हुआ, तो क्या हो सकता है ये? जी सर अगर आप डी चौक की तरफ खड़े हो, डी चौक की तरफ आपकी बैक हो, तो जो आपके सामने होता है शहीद मिल्लत मेट्रो स्टेशन, उसके साथ ना दरख्तों को आग लगाई हुई। अगर आप दूर से अंधेरे में देखें ना तो पीछे बैकग्राउंड में मेट्रो स्टेशन आता है लेकिन दरख्त पे आग लगी हुई है। तो उधर थोड़ी सी गलत फहमी हो सकती है दूर से देखने में या रात के अंधेरे में कि शायद मेट्रो को आग लगी हुई हो। लेकिन अगर आप करीब से जाके देखें तो वो इस तरह की कोई चीज नहीं। कितनी कमाल गलत फहमी है कि उसकी FIR कट गई लेकिन गलत फहमी अपनी जगह मौजूद है। तो पुलिस ने कैसे काट दी FIR? सर पुलिस का आपको पता है सर ऐसे मौकों पे सर किस तरह की FIRs कटती है। हमारा एक पुलिसिंग का एक पुराना वाला ही चल रहा है तरफ से माजरत खाऊं। तो सर वो बस ये होता है कि जिस तरह इस्लामाबाद में होता है कि जनाब के जितने भी पुलिस काउंटर होते हैं उसमें पुलिस फायरिंग नहीं करती है बल्कि जो है सस्पेक्ट अपने ही साथी की फायरिंग से हमें जख्मी हो जाता है या मर जाता है। तो ये वही बात है सर ये। और ये भी होगा कि मतलब मुजाहिरीन आपस में शेलिंग खेल रहे थे, है ना, और पुलिस को साइड पे खड़ी हुई देख रही थी, तो जाहिर है उन्होंने तो कुछ नहीं, असल में ना वो मार्च में लोग कम आए थे इसलिए उन्होंने ना शेलिंग की ताकि लोगों को नजर ना आए। इनसे ये पूछा जा सकता है कि शेख रशीद कहाँ है? नहीं, इनसे लेकिन मैं एक चीज़ और पूछता हूँ, ये बार बार ये बात आती है मुनव्वर अजीम के ये शेल्स जो इस्तेमाल हो रहे हैं ये एक्सपायर्ड हैं। ये बहुत ख़तरनाक बात है। ऑलरेडी ज़ाहिर है शेलिंग कोई अच्छी बात नहीं है, लेकिन एक्सपायर्ड शेल्स, शेख रशीद साहब ने तो खुद कहा था कि हमारे पड़े पड़े हो गए थे, तो ये एक्सपायर्ड हैं भी या नहीं हैं? सर मेरी ना इस पर कुछ पुलिस वालों से बात हुई है। इस पर एक्सपर्ट्स तो कोई नहीं मिल सके, लेकिन सर उसमें ना लोग डिवाइडेड हैं। कुछ पुलिस वालों का कहना है कि सर जो एक्सपायर सेट होते हैं वो ज़्यादा खतरनाक होते हैं। नहीं वो तो कुछ का कहना एक्सपायर चले हैं या नहीं, मतलब आपके इल्म में जो है जाहिर है आप मतलब सब कुछ तो सर मैंने जो तस्वीरें वगैरह देखी हैं, मैंने जो पूछा है, मुझे एक्सपायर शेल की कोई चीज़ नहीं मिली। अलबत्ता मुझे जो है रबर बुलेट के सर काटेज की तस्वीरें ज़रूर नज़र आई हैं तस्वीरों में कुछ। ठीक है, जो 12 बोर की राइफल में डाल के इस्तेमाल करते हैं वो मुझे ज़रूर नज़र आई है अलबत्ता, लेकिन एक्सपायर का नहीं आया। इनके पास सर इस्लामाबाद पुलिस के पास वैसे कोई 20,000 के लगभग शेल्स थे इनके पास ना, और इन्होंने और भी मंगाए थे और ये काफ़ी अरसे से इस्तेमाल भी नहीं हुए थे। तो इसमें पॉसिबिलिटी हो सकती है कि इसमें एक्सपायर हों, लेकिन मुझे इसका कोई प्रूफ नहीं मिला। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। बहुत अच्छी डिटेल्स दी है। शेख रशीद है कहाँ? शेख रशीद साहब इत्तला यही है कि वो बीमार हैं और घर पे आराम कर रहे हैं, पर उनकी सेहत के लिए हम सब दुआ गो। बिल्कुल सही बात। अच्छा वैसे मैं एक्सपेक्ट ये कर रहा था गोली ना कोई ले कि शेख साहब जो है ना वो उसी तरह नमूदार होंगे डी चौक पर, या जिस तरह आपको याद है कमेटी चौक पर वो हुए थे, आपको याद होगा।
नहीं सर बीमा यार मतलब यार तुम ही कह रहे हो यार। गो ऑन यार मुबशिर। नहीं चलो ब्रेक ले लेते हैं यार, ब्रेक ले, आप दोबारा सोचेंगे क्या, बीमार हो जाएंगे। हाँ प्लीज वक्फा ले लें। वेलकम बैक। और पार्लियामान के बाहर की बातों पर तो हमने बात कर ली। आज पार्लियामान के अंदर यानी कौमी असम्बली में 2 बिल, नैब में तरामीम और इंतखाबी इस्लाहात में तरामीम, 2 बिल मंजूर हो गए और कल जो है वो सेनेट भी उनको मंजूरी के बाद वो कानून बन जाएंगे। दोनों अगर सदर ने दस्तखत कर दिया, अगर ऑब्वियसली सदर ने दस्तखत जो एक और मसला, अगर वो नहीं करते तो फिर जाहिर है दोबारा वो हो जाएगा। हमारे साथ चीफ पॉलिटिकल करेस्पॉन्डेंट मौजूद हैं डॉन अखबार के आमिर। 2 ये जो बिल पास हो गए हैं तो एक बात कही जा रही थी कि शायद इसका मतलब है आप फौरी इलेक्शंस की तरफ जा रहे हैं, मगर अब ये जो पेट्रोल वाली चीज़ आई है जिसमें मिफ्ता साहब खुद फरमा रहे हैं कि अब हम अगस्त 2023 तक हैं, तो आपको क्या लग रहा था जब ये बिल पास हुए कि वाकई ये हुकूमत जो है इलेक्शन मोड में जा रही है? देखें, जो दोनों बिल हैं इसमें जो इलेक्शन लॉज के जो बिल पास हुए हैं उसको देख के तो हमें भी थोड़ी सी हैरत हुई थी, क्योंकि इससे पहले हुकूमत ये कह रही थी कि हम इलेक्टोरल रिफॉर्म्स कमेटी हम बना रहे हैं, उसके लिए इन्होंने नाम भी मांग लिए थे और उसमें इनको लेके जाना था, लेकिन अचानक आज ये बिल्स आ गए। लेकिन जो नैब वाला था ये 2-3 दिन से एजेंडे पर मौजूद था और ये दोनों बिल, इसमें आप जहन में रखिएगा कि दोनों ऑर्डिनेंसेस थे जो हुकूमत खुद, पिछली हुकूमत जो पीटीआई की थी वो लेकर आई थी, इलेक्शन लॉज में अमेंडमेंट भी और ये जो नैब की भी जो अमेंडमेंट थी। तो इन्होंने उन्हीं बिल्स को जो कमेटीज़ के पास थे उनकी रिपोर्ट्स ले करके और आज इन्होंने उनको पैसेज के लिए जो है असेंबली में लेकर आए। तो आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि जब इलेक्शन लॉज आए तो सुबह हम भी इस पर, क्योंकि रात को ही इमरान खान का धरना था और वो अचानक जिस तरह ख़त्म हुआ और फिर सोशल मीडिया पे भी बातें शुरू हो गई, मुख्तलिफ तारीखें भी आना शुरू हो गई कि असम्बली 6 जून को डिज़ोल्व हो जाएगी, 8 को डिज़ोल्व हो जाएगी। लेकिन ऑफ कोर्स अब ये रात की डेवलपमेंट जो पेट्रोल वाली हुई है तो उस पर तो यही नज़र आ रहा है कि गवर्नमेंट जो है वो पूरा अपनी जो रिमेनिंग टर्म उसको करना चाह रही है। तो देखें आगे अभी क्या। तो आमिर इंतखाबी इस्लाहात पे तो चलें, 2 ही चीज़ें हैं कि EVM मशीन्स इस्तेमाल नहीं होंगी और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को अगर वोट डालना है तो मुल्क में आकर डाल सकते हैं, जो पहले भी था। सिर्फ यही नहीं, उसमें एक खिड़की ये रखी गई है कि EVM मशीन के इलेक्शन कमीशन ज़िमनी इंतखाबात में पायलट टेस्ट करेगा और पायलट प्रोजेक्ट्स के तौर पे इस्तेमाल इसी तरह जो समंदर पार पाकिस्तानियों की वोटिंग है जी, उसका भी कोई पायलट एक्सपेरिमेंट किया जाएगा ताकि उसकी बुनियाद पे फैसला किया जा सके। टोटली उसमें रिजेक्ट। अच्छा, अब ये लॉलीपॉप है या नहीं है ये हमें देखना पड़ेगा, राइट? एक विंडो रखी गई। 2013 से ये पायलट्स चल रहे थे, आपको पता है ये पायलट उड़ तो बड़ी, अभी तक पायलट ने टेक ऑफ नहीं किया। अच्छा, जो मेन चीज़ थी नैब यानी एहतसाब का इदारा, जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा तनकीद भी हुई, कहा यह गया कि सियासी तौर पर ये इंतकामी कार्रवाई करने का एक टूल है, जो बात है और जो बात खासी हद तक सही भी है। तो उसमें जो तरमीम लाई गई हैं उनके बारे में थोड़ा बताइएगा। जी, उसमें सबसे पहले तो क्योंकि पिछली हुकूमत खुद जो तरामीम लेकर आई थी ऑर्डिनेंस के ज़रिए, उनको रिटेन किया गया है। मिसाल के तौर पर इसमें फेडरल कैबिनेट, प्रोविंशियल कैबिनेट और ये जो CCI और आपके CDWP और इनके जो फैसले होंगे उनको अब नैब जो है वो क्वेश्चन नहीं कर सकेगी। इसी तरह जो टैक्सेशन के मामलात हैं, प्रोविंशियल हों, लोकल टैक्सेस हों या फेडरल टैक्सेस हों, उनको भी अब नैब जो है वो नहीं देख सकेगी। और जो नई चीज़ आज लाए हैं वो रेगुलेटरी बॉडीज़ जो हमारे मुल्क में काम कर रही हैं उनको भी अब नैब की डोमेन से निकाल दिया गया। जी, नेपरा, ओगरा, पेमरा जो भी हैं रेगुलेटरी बॉडीज़, उनको भी अब इसके डोमेन से निकाल दिया गया। इसके साथ ही साथ जो एक और चीज़ जो फौरी तौर पर होगी जब भी ये लॉ बनेगा कि जो मौजूदा चेयरमैन हैं इस वक्त नैब के, ये फिर नैब के चेयरमैन नहीं रहेंगे, क्योंकि इन्होंने वो जो एक्सटेंशन वाली क्लॉज थी उसको भी ख़त्म कर दिया है और इसमें एक नई क्लॉज इन्होंने ये इंट्रोड्यूस कराई है कि अगर जब भी ऑफिस खाली होगा या उनकी मुद्दत ख़त्म होगी तो एक डिप्टी चेयरमैन होगा जिसको फेडरल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी, वो चार्ज लेगा, तो एक्सटेंशन वाली चीज़ ख़त्म हो जाएगी। अच्छा, साथ ही साथ नैब चेयरमैन का और पहले वो बता दें। जी सर, नैब चेयरमैन जी इसी तरीके से नैब चेयरमैन और प्रोसिक्यूटर जनरल की जो टेन्योर था, टर्म था, जो उसको 4 साल से कम करके 3 साल कर दिया गया है। और जो जजेस हैं अकाउंटेबिलिटी कोर्ट्स के, उनकी भी 3 साल मुद्दत कर दी गई। और साथ ही साथ
केसेस का जो फैसला है वो अपना 1 साल में करना होगा अकाउंटेबिलिटी कोर्ट्स को। एक और जो इसमें अहम प्रोविजन दी गई है वो ये है कि जो फॉल्स रेफरेंस या फेक रेफरेंस होगा, फैब्रिकेटेड एविडेंस जमा कराएगा, उसको भी सज़ा का सामना करना पड़ेगा और 5 साल तक की कैद उसको हो सकती है और 10 मिलियन का फाइन भी हो सकता है अगर कोई झूठा केस करेगा। और एक और जो इसमें इंपॉर्टेंट है वो नैब के ऑफिशियल्स को रोक दिया गया है फ्रॉम मेकिंग एनी पब्लिक स्टेटमेंट और मीडिया स्टेटमेंट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी। और अगर कोई नैब ऑफिशियल इस तरह की कोई पब्लिक स्टेटमेंट देगा तो उस पर भी उसको 1 साल तक सज़ा और फाइन भी उसमें रखा गया है। तो इसका मकसद यही था जो लॉ मिनिस्टर साहब ने भी कहा कि ये जो नैब के कवानीन हैं इनको सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है जो कि अभी जाहिर है कि हम बतानी चाहिए कि पहले बर्डन ऑफ प्रूफ होता था मुलजिम पे जी। इस तरमीम के जरिए अब ये कहा गया है कि सबूत नैब को पेश करना होगा, उसके बाद ही वो अरेस्ट कर सकते हैं। जी बिल्कुल, ये बहुत है, ये सबसे इम्पोर्टेंट शायद बात है, ना हो वो अरेस्ट भी नहीं कर सकते। और साथ ही साथ 90 डेज का जो पीरियड था उसको भी कम करके 14 डेज पे रख दिया गया। मतलब ये 14 लोगों की क्लैरिटी के लिए, लोगों की क्लैरिटी के लिए ये जो आप 90 डेज और 14 दिन की बात कर रहे हैं कि 14 दिन के बाद आपने कोर्ट में पेश करना है, यही है? नहीं, 24 घंटे में पेश करना है। 90 दिन का रिमांड पहले ऑटोमेटिकली हो जाता था, जो कम करके 14 दिन का, जो फिर 300 दिन तक भी पहुंच जाता था। पेश तो विदिन जी मुबशिर पेश तो उन्हें विदिन 24 आवर्स करना है गिरफ्तार करने के बाद। ऐसा ही है। और दूसरा ये जो होता था कि नैब जो है उन्हें पता होता था कि 90 दिन के लिए तो हम किसी को अंदर रख ही सकते हैं विदाउट एनी चार्ज। और वो तो अच्छा, मुझे ये जानना है आपसे कि ये जो रिफॉर्म्स आई हैं, सो कॉल्ड रिफॉर्म्स कह सकते हैं हम इन्हें नैब ऑर्डिनेंस के जरिए, इसमें जेन्युइनली कौन कौन सी रिफॉर्म्स जो कि आपके ख्याल में बिल्कुल दुरुस्त हैं और कुछ जो हैं वो अपने मफाद के लिए की गई हैं? बज़ाहिर देखें, नैब का जो अब जैसे ये 90 डेज़ की भी हम बात कर रहे थे तो मैं समझता हूँ कि ये काफ़ी इनह्यूमन था। और इसी तरीके से जो इन्होंने बहुत सी जो 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 ब्यूरोक्रेट्स वगैरह और इनको ये प्रोजेक्ट्स के हवाले से भी इसमें कहा गया है कि जब वो उसकी प्रोजेक्ट्स की कॉस्ट बढ़ जाती है, उसके हवाले से डिले होता है, उसको भी अब नैब जो है वो क्वेश्चन नहीं करेगा उसके हवाले से भी। तो इसमें बहुत सी चीज़ें अच्छी भी हैं और इसमें जो इन्होंने एक मिस यूज़ ऑफ अथॉरिटी को भी निकाल दिया इसमें से कि अब नैब उसके हवाले से भी नहीं एक्शन ले सकेगा। और असेट्स बियॉन्ड जो हम एक होता था कि 7,000 रखते थे नॉन आमदनी से, उसके हवाले से भी इन्होंने कह दिया है कि पहले उनको ये साबित करना पड़ेगा कि ये एसेट्स इन्होंने जो है वो करप्ट मनी से बनाए, फिर वो उस पर रेफरेंस बना सकते हैं। तो ऑफ कोर्स हमारे जो सियासतदान इस तरह के जो इस तरह के केसेस फेस कर रहे हैं तो ये उनकी फेवर में जाएगा। दूसरी चीज़ इन्होंने जो इसमें की है कि ये जो लॉ जब बनेगा, ये एक्ट जब बनेगा तो ये 1999 से इसका जो है वो इम्प्लीमेंटेशन इसकी समझी जाएगी। तो इसका अभी मैं समझता हूँ कि जी ये इसके अंदर लिखा हुआ है, तो इसको थोड़ा सा मेरे ख्याल इंटरप्रिटेशन की ज़रूरत होगी लीगल के इससे क्या मुराद है कि जो माजी के। तो इसमें खास तौर पे कहा गया है कि इसको 1999 से इसको समझा जाएगा। सुपर एनआरओ, मैं कहने वाला था डी फैक्टो एनआरओ, डी फैक्टो एनआरओ, लेकिन अब ये भी कह सकते हैं। लेकिन अब ये जाहिर है सब्जेक्ट टू स्क्रूटनी होगा सुप्रीम कोर्ट के, कोई ना कोई ले जाएगा इसको सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट इसका जायजा लेगी। जी मेरा ख्याल है इस ये जो इन्होंने ये जो सेक्शन 1 में जो क्लॉज 1 में जो इन्होंने तरमीम की है 99 वाली, इसकी वजह से थोड़ा सा इसमें इस बात का इम्कान है कि इसको चैलेंज किया जाएगा। बाकी काफ़ी प्रोविजंस तो इसके अंदर वही रखी गई हैं जो पिछली पीटीआई की गवर्नमेंट अपने ऑर्डिनेंस के अंदर लेकर आई थी। एक चीज़ और इसके अंदर जो रखी गई कि सदर का जो इख्तियार था नैब चेयरमैन को अपॉइंट करने का, वो भी ख़त्म कर दिया गया। अब क्या है? और जो लफ्ज़ सदर है उसकी जगह फेडरल गवर्नमेंट कर दिया गया है। और फेडरल गवर्नमेंट से मुराद जाहिर है कि प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट है। और इसमें जो अपोजिशन लीडर और प्रेसिडेंट जो है वो कंसल्ट करेंगे और जो प्रोसेस है नैब चेयरमैन की अपॉइंटमेंट का वो उसकी टर्म ख़त्म होने से 2 महीने पहले शुरू हो जाएगा, ये इसमें लिखा गया है ताकि उसमें डिले ना हो। और फिर जो अगर कंसेंसस नहीं होता तो वही प्रोसेस जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के हवाले से है या केटे के गवर्नमेंट के हवाले से है, तो उसके लिए एक पार्लियामेंट्री कमेटी है। वो पहले भी थी लेकिन उस पार्लियामेंट्री कमेटी में पहले सेनेट की नुमाइंदगी नहीं थी, अब उसमें सेनेट की नुमाइंदगी भी डाल दी गई है। और अगर
कोई ऐसा मौका आता है कि नेशनल असम्बली मौजूद ही नहीं है, तो फिर सारे के सारे मेंबर्स उसमें सेनेट के ही होंगे और वो सेनेट चेयरमैन उसको नॉमिनेट करेगा। तो ये भी इसमें एक इम्पॉर्टेंट जो है चेंज की गई है कि सदर का जो इख्तियार था अपॉइंटमेंट का वो ख़त्म कर दिया गया। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत तफसील से। आप मेरे सवाल एक पूछ रहे थे ना कि यार ये एकदम क्यों, मुझे लग रहा है अगेन अल्लाह ही जानता है, इन्होंने कहा कि यार मौका मिला है सब कुछ कर, कल का कुछ पता नहीं है, जो कर सकते हो वो तो कर लो, ताकि मतलब अगर इलेक्शन की तरफ जाना हो तो वो भी हमारे पास ऑप्शन ओपन है, और अगर रहना है तो वो भी ऑप्शन ओपन है। लग मुझे ये रहा है वो यूं भी था तभी, वो यूं भी तभी था। एक ब्रेक लेते हैं, फिर थोड़ा सा नैब के मजीद बात करते हैं। वेलकम बैक। नैब के हवाले से बात हो रही है कि नैब में जो तरामीम की गई हैं उसके तहत 1999 के बाद जितने केसेस बने हैं वो जो है अब नैब के परव्यू से निकाल दिए गए हैं। किसके केसेस हैं ये वैसे यार? और एक तासुर ये भी बनाया गया कि जी ये पॉलिटिकल उसके लिए जो है वो कसाओं के लिए 2002 के इलेक्शन में सबसे पहले ये तासुर उभरा कि जी उन्होंने कहा ए जी फाइले ते ए वजारत दसो की करना, वहाँ से शुरू हुआ था ये। नहीं, आई थिंक कि अब रूमर से तो बहुत ही आगे निकल गया है, तासुर से भी बहुत आगे निकल गया है। मेरे पास जीरो सिंपैथी है नैब के लिए, जीरो सिफर। ये सर से पैर तक कॉम्प्रोमाइज इदारा है एंड आई थिंक कि इट इज ड्रकोनियन का लफ्ज मैं इस्तेमाल करूं, हर हुकूमत इस्तेमाल करती है। नहीं बिल्कुल सर यार, लेकिन पहले जो चेयरमैन थे जनरल अमजद, मेरा ख्याल है वो तो ठीक, लेकिन उन्हें तो मुशर्रफ ने हटा दिया था ना, क्योंकि वो सचमुच अकाउंटेबिलिटी पे यकीन करना शुरू हो गया। हाँ, ऐसा तो नहीं होता है यार, अभी पागल हो गए। तो ये देखो टूल ये है कि सबसे पहले हुकूमत जो भी आती है ना, अगर उसे मुखालफिन को खामोश कराना है, चलो जी इन 5 को तो कर दो तंबू 90 दिन के लिए, ताकि वो नेगोशिएशन भी हो जाए। मतलब नैब को एफआई और पुलिस की तरह नहीं, देखो एक तो ये है, देखो बिल्कुल यूज भी किया गया है, लेकिन मेरा ख्याल है कि कुछ हद तक ये इदारा रोक भी हो गया था, क्योंकि मैं चेयरमैन स्टेट विद इन स्टेट एंड उसके अंदर मिनी स्टेट्स, बिकॉज देखिए मैं चेयरमैन की बात नहीं कर रहा, वो बहुत बड़ी, मैं बात कर रहा हूँ जो ग्राउंड लेवल के जो नायब अफसरान है ना, उन्होंने ये एक ब्लैकमेलिंग का टैक्टिक बनाया हुआ था। अच्छा, सिर्फ ब्लैकमेलिंग नहीं, लेकिन वो होता है ना कि बंदा मेरे पास आ रहा है, मैं यूं बैठा हुआ हूँ, हाँ तेरे खिलाफ ये है मेरे पास, तुम्हें मैं 90 दिन के लिए, यार जहाँ तक मेरे और ये मैं पर्सनल बिलीफ है, ये ब्रिगेडियर असद मुनीर के कातिल हैं। As far as कई लोग कस्टडी में मरे। ये नहीं, बिल्कुल वो याद नहीं, वो जो प्रोफेसर साहब थे, और यार उसकी लाश को मैंने तस्वीर देखी थी, हथकड़ियां, तो यार ये इदारा था। अब इसके साथ तुम जो करो, आई डोंट रियली केयर फ्रैंकली स्पीकिंग, क्योंकि आप डिजर्व करते हैं। ब्रिगेडियर असद मुनीर और ये वाली जो चीज थी, इस पे तो सर इनको खुद अंदर होना चाहिए था। शाहिद खान अब्बासी जो कि LNG डील करके आया, उसको इन्होंने अंदर कर दिया, है सबसे सस्ती तरीन, और अब आप 4 गुना पे ले रहे हैं। हाँ, नहीं सर, ये सर ये एक बड़ा एक ईगो बूस्ट भी होता है ना इस किस्म के अफसर के लिए, कि ये देखो मैंने इतने बड़े बंदे को, हाँ शेर दो शेर आपका खून बढ़ जाता है, ईगो का मसला होता है। प्ली बार्गेनिंग में आपको हिस्सा मिलता है, ठीक है, तो कोशिश ये होती है प्ली बार्गेन कर लो, ठीक है, ताकि जो है 30% आपके पास आ जाए। उसके अलावा जो कुछ हुआ शरीफ के ख़िलाफ़ बाहर जाकर के, या स्विस हुकूमत स्विट्ज़रलैंड के जो चक्कर सारे लगे, अगर कंबाइन मिला लें तो वो जितनी रकम मिलनी थी ना, उससे कम से कम आधी तो इन्होंने वो जो ईरानी था लंदन में, क्या नाम था उसका, इसके हमने हिसाब भी लगाया था, मुझे याद है, वो मुझे एग्जैक्ट फिगर्स याद नहीं है, लेकिन वही है कि यार मतलब जितना तुम्हारी कार्रवाई में खर्चा गया है, हाँ ये जो आपकी पार्टियां लग रही हैं, लंदन जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, स्विट्जरलैंड जा रहे हैं, होटल में बैठे हुए हैं, एक ऑफिशियल से मिलना है सिर्फ, हैं, और वो भी आप यहाँ से कोऑर्डिनेट करके नहीं जा रहे, वहाँ जा करके वो कर रहे हैं, ताकि बाकी आप ऐसी कर रहे हैं वहाँ पे। उसके अलावा आपको पता है कि लंदन में जा, अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये FIA भी इस मुल्क में मौजूद है और नैब भी मौजूद है, मैं गलत हूँ ये समझने में कि ये डुप्लीकेशन है? इट्स नॉट डुप्लीकेशन, असल तो इदारा है एंटी करप्शन। एंटी करप्शन जो है हर सूबे के अंदर मौजूद है, वफाक के अंदर भी मौजूद है, लेकिन एंटी करप्शन क्योंकि सिविलियंस के हाथों में, तो पहला तो वो ज़ाहिर मसला वहीं आ जाता है। तो नैब को मुशर्रफ ने क्योंकि बनाया, तो वो ज़ाहिर एक इसको हम क्या एस्टेब्लिशमेंट का एक आहनी हाथ भी कह सकते हैं, कह भी सकते हैं, कुछ हद तक इंडिपेंडेंट। इसके अंदर जो भर्तियां की गई उसमें मेजॉरिटी रिटायर्ड फौजी थे,
ठीक है। ठीक है, और वही आकर के ऊपर आते चले गए और फिर देवर हेडिंग तो जाहिर है वो पेरेंट इंस्टीट्यूशन के साथ उनका वो था। पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन और हॉकी फेडरेशन में भी ऐसा ही, वो एक अपनी जगह नादरा। ये जो आपने पॉइंट किया ना यार, दिस इज एन इम्पोर्टेंट पॉइंट कि अब आपने डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में बात की है, ये एफबीआर और इनकी FIA एंड मैं इसके अंदर ये भी ले आऊंगा बिकॉज देखिए अब क्या जरूरत है कि आपको स्पेशलिस्ट्स चाहिए। जी जी। अब ये शबर जैदी साहब ने एक दफा मुझे याद है कि शायद इसी शो पे बात की थी, उसके साथ फिर 1000 और बातें भी कर दी थी। तो उनके साथ अक्सर ये होता है कि उनकी जो सही बातें होती हैं वो बाकी बातों में गुम हो जाती हैं, छुप जाती हैं, व्हाटएवर। लेकिन उनकी एक पॉइंट था यार जो अभी तक मेरे जहन में है, वो ये था कि जो जिस किस्म की जो फाइनेंशियल जगलरी होती है ना, उसके लिए आपको कोई FA पास मतलब पुलिस टाइप बंदा वाला या आम जज भी नहीं कर सकता यार, वो बिल्कुल नहीं कर सकता, कंप्रीहेंड ही नहीं कर सकता, नहीं हो सकता। ये ऐसे है कि जैसे आप और मेरे सामने ना कोई कॉम्प्लिकेटेड मेडिकल रिपोर्ट आप रख दें, जैसे वो इकोनॉमिक सर्वे रख दें यार सर, जैसे वही बात कि इकोनॉमिक सर्वे वो एग्जीक्यूटिव असेंबली को छोड़ के अंदर से बता करके दिखा सर, जैसे कि आपने जज की बात की ना जनाबे वाला, ये आपने उल्टा पकड़ा है। ऐसा ही है, ऐसा ही है। अच्छा, लेकिन फैसला तो मैंने लिख दिया, तो पॉइंट इज आपको उम्र क्या है, जजेस की भी अंडरस्टैंडिंग का इशू है बहुत ज़्यादा। उसी तरह खास तौर पे जो इन्वेस्टिगेटर्स हैं उनको वाइट कॉलर क्राइम का अभी तक वो चीज़ जो है वो नहीं है। वो पहली उनका नैब की वजह से ये होता था कि पकड़ तो लो ना, हाँ पकड़ लो, फिर देख लेंगे, फिर देखेंगे, और फिर उसी को मार मार के उगलवाएंगे कि बता तेरे पास कितना माल है। और हमने इतने केसेस देखे जिसमें ये हुआ कि उन्होंने बताया अच्छा इतना माल है तो हम इतना आपको दे देंगे, प्ली बार्गेनों के सारे। अच्छा, बाद में पता लगा कि जितना उन्होंने बताया था उसके बावजूद भी, मार मार के उगलवाने के बावजूद भी अगर आप रेशो देखेंगे 100 रेफरेंसेस हैं तो उसमें से हार्डली 5 जो हैं वो किसी फैसले तक पहुंचे होंगे, 95 इधर उधर होगा या बार्गेन हो गई थी। वो पहुंच के फिर हाई कोर्ट्स में स्टैंड ही नहीं करते, तो कैसे करेंगे स्टैंड? तो मेरे हिसाब से जब कुछ मतलब टांगे नहीं है ना सर, जब टांगे इन्वेस्टिगेशन और किसी भी तरीके से सर फॉल्टी बहुत छोटा लफ्ज है, मैं कहूंगा मैलिफाइड इन्वेस्टिगेशन। तो मेरे हिसाब से जो सबसे इंपॉर्टेंट रिफॉर्म हुई है ना आज के बिल में, वो ये है कि जो बर्डन ऑफ प्रूफ है वो आपको साबित करना है, बजाय इसके कि जिस जो कानून का तकाजा है, जो कि नेचुरल लॉ है, जो नेचुरल लॉ है यार। ठीक, चले इजाजत लेने आज के लिए इतने जी, कल दोबारा हाजिर होंगे। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। अगर आपको हमारे शो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर मुनासिब समझे तो इस वीडियो को लाइक भी कर लें, तो कोई हर्ज नहीं है, और शेयर भी कर लें और कमेंट भी कर दें, वरना वो सब ऐसे ही लिखते रहें। और ये जो दोनों कह रहे हैं ये कर लें जी प्लीज़, नहीं तो हमें भी घर जाना है, मैं आपके कंप्यूटर में नहीं रहना 24 घंटे। सही बात।